हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वास्तव में जो संपत्ति का अधिकार है अब उसकी वर्तमान स्थिति क्या है या इसकी पूर्व में स्थिति क्या थी। यहाँ साथियों हम इस वीडियो के अंतर्गत ये जानेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार था, संविधान जब आपके देश में संविधान बना था तो उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसे जो है एक विधिक अधिकार के अंतर्गत या एक संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत इसे ला दिया गया। तो साथियों इस वीडियो के अंतर्गत आप यह भी जानेंगे कि वास्तव में मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकारों के बीच क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के अंतर्गत ये जानने को मिलेगा कि जब संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार हुआ करता था तो उसे भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में जगह प्रदान की गई थी। अब जब वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, यानी जब उस संविधान में संशोधन किया गया तो संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, उसे भारतीय संविधान के किस भाग में स्थान दिया गया और किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया। इन सभी सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपके देश में भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारतीय संविधान बना था तो नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। उसी के अंतर्गत जो सबसे 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, और उसे अब जो है वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी अब उसे अन्यत्र जगह प्रदान जो है कर दी गई। तो हम लोग पहले जानेंगे कि जो है हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो पूर्व में इसे संविधान के भाग 3, यानी आपको पता है कि संविधान का जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करता है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों का वहां पे प्रावधान किया गया, यानी ये सभी मौलिक अधिकार की बात करते हैं। उसी के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में जो 7 मूल अधिकार दिए गए थे, उन्हीं मूल अधिकारों में एक संपत्ति का अधिकार था जो मूल अधिकार के नाम से वह भी जाना जाता था। अब देखते हैं कि भाग 3 में अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, और अनुच्छेद 19 में आपको पता है कि जो अनुच्छेद 19 है वह स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट च, जो अनुच्छेद 19 प्रथम का जो च था, एवं अनुच्छेद जो 31 है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 31 है, इसी के अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी संपत्ति के अधिकार की स्थिति का जिक्र किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 19 के फर्स्ट च में और अनुच्छेद 31 में, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो अनुच्छेद 19 प्रथम च था वो क्या कहता है, वो जो है संपत्ति के अधिकार के संबंध में क्या बात कहता है। तो देखिए, प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अधिग्रहित करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता है। कहने का आशय यह है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट च जो था वो यही कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो जो है भारत का प्रत्येक नागरिक संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, उसे रख सकता है और उसे जो है निपटाने की भी गारंटी। कहने का मतलब संपत्ति के अधिकार यानी संपत्ति को रखने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट च जो है नागरिकों के संपत्ति के रखने की, अधिग्रहित करने की गारंटी देता है। ठीक है।
लेकिन अनुच्छेद जो 31 था वो क्या कहता है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 है भाग 3 के अंतर्गत वो क्या कहता है, वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक हो अपनी संपत्ति के वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। यानी यदि किसी भी व्यक्ति की, यानी जो भारत का नागरिक हो, चाहे देखिए चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, अपनी संपत्ति से यानी उसकी संपत्ति से उसे आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। इसके यानी बेदखल आप नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वंचन करने के खिलाफ ये अधिकार प्रदान करता है। कहने का मतलब 19 कहता है कि भारत का जो भी प्रत्येक नागरिक है वो भूमि के अधिग्रहण करने की, उसको रखने की, उसको निपटाने की पूरी गारंटी देता है। और अनुच्छेद 31 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप जो है संपत्ति अधिग्रहण से वंचित नहीं कर सकते, यानी उसकी संपत्ति को आप बगैर किसी विधि के, बगैर किसी कानून के आप अधिग्रहित नहीं कर सकते, चाहे वो क्यों ना आपका राज्य ही हो यानी स्टेट ही हो। आगे चल के देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए इस अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत ये बात निकल करके आती है। इसमें यह व्यवस्था थी कि बिना विधि सम्मत कानून के, यानी बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति पर अधिकार नहीं जताएगा। यानी बिना विधि सम्मत कानून बनाए, चाहे वो राज्य हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी दूसरे की संपत्ति पर वो बिना किसी विधि सम्मत कानून के अधिकार नहीं जता सकता है और ना ही उसे उस अधिकार से वंचित कर सकता है। ये बात थी। अब देखिए बात करते हैं, अब यहाँ थोड़ी इस कानून, जो पूर्व वाला जो कानून था, संपत्ति का जो पूर्व कानून था, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, उसमें यदि हम देखते हैं तो राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित करने की 2 शर्तें थी। इस कानून के तहत 2 शर्तें हुआ करती थी कि 2 ही स्थिति में किसी भी व्यक्ति की जो आपकी जो है संपत्ति है, यानी 2 ही स्थिति में आप उसकी संपत्ति को आप अधिग्रहित कर सकते हैं। पहली स्थिति ये थी कि यदि इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। देखिए संपत्ति अधिग्रहण की 2 शर्तें थी कि कोई देश या राज्य, यानी राज्य को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहित करने की 2 शर्तें थी। पहली शर्त थी कि इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। अगर जो है संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो जो है वो राज्य द्वारा मतलब किया जा सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य सार्वजनिक होना चाहिए। दूसरा, यदि सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अगर व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो इसकी क्षतिपूर्ति यानी हर्जाना उसके मालिक को दी जानी चाहिए। तो आपको ये समझ लेना है। और एक चीज ध्यान देना आपको कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 ऐसे अनुच्छेद हैं, यानी एक आपका है अनुच्छेद 32 और एक आपका है अनुच्छेद 226। तो जो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 32 है और एक आपका अनुच्छेद आपका 226 है, तो ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, यानी अपनी रीट जो है, अपनी रीट की मांग यानी अपनी रीट जो है वो डाल सकता है पीड़ित व्यक्ति। कहने का आशय है। लेकिन यदि हम बात करते हैं संपत्ति की वर्तमान स्थिति की, तो देखिए जब से जो है भारतीय संविधान बना और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, तभी से ये जो है एक तरह से इसके संपत्ति के अधिकार के संबंध में हमेशा विवादास्पद स्थिति बनी रही और समय समय पर संसद एवं जो है उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही। बार बार बीच बीच में संसद एवं जो है आपकी उच्चतम न्यायालय के बीच में जो है विवाद की स्थिति पैदा हुई। इसी के संबंध में देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार में पहला संविधान संशोधन 4था, 7वां, 25वां
39वां, 40वां एवं 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी कई बार संविधान में संशोधन करना पड़ा और संविधान में संशोधन करके जो है अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग जोड़ा गया। इसके बावजूद भी जो है जो विवादास्पद स्थिति थी वो बनी ही रही। तो 44वां संविधान संशोधन जो है आपके देश में 1978 में होता है और यहाँ पर क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, अब इसे जो है यहाँ से हटा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 19 फर्स्ट च एवं अनुच्छेद 21 को निरस्त कर दिया जाता है और यहाँ से संपत्ति के मौलिक संपत्ति का जो अधिकार था, जो मौलिक अधिकार का रूप लिया था, इसे निरस्त कर जो है भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में इसे स्थान प्रदान किया जाता है। यानी अब वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ये है संपत्ति के अधिकार की कि उसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत रख दिया गया और अनुच्छेद 300A, 300 था ही 300A जोड़ दिया गया। तो अब जो संपत्ति की वर्तमान स्थिति है, अब वह जो है एक विधिक, अब वह एक संपत्ति का जो अधिकार है, अब मौलिक अधिकार न होकर के अब वह कानूनी या संवैधानिक अधिकार का रूप ले लेता है। यानी अब वह एक कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, या संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार रह गया, ना कि मौलिक अधिकार। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार एवं विधिक अधिकार के बीच क्या डिफरेंस है या संवैधानिक अधिकारों के बीच क्या डिफरेंस है। तो दरअसल ये है कि जो मौलिक अधिकार जो होते हैं यह भारतीय संविधान द्वारा, यानी जो मौलिक अधिकार होता है वो देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और देश के संविधान के द्वारा ही जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। अगर हम बात कर लें यहीं पे हम विधिक अधिकार की या हम संवैधानिक अधिकार की या कानूनी अधिकार की बात कर लें तो यह जो है कहने का मतलब राज्य द्वारा इसे लागू किया जाता है और राज्य ही इसकी जो है रक्षा करता है। अगर देखिए जब तक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था तो जब जब जो है इसमें परिवर्तन करने की जरूरत समझ में आई तो बार बार संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ता था क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था और मौलिक अधिकार में संशोधन जो है कर पाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो है जब तक ये मौलिक अधिकार था तो जब मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन है मान लीजिए करना है तो वो संविधान में संशोधन करके ही किया जाएगा। लेकिन यदि जो है किसी विधिक अधिकार में कोई संशोधन करना है तो संसद द्वारा जो है साधारण कानून की तरह ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब जो संपत्ति के अधिकार की जो वर्तमान स्थिति है, जो संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में जो जगह दी गई है, अब इसमें समयानुसार जब संसद चाहेगा एक सामान्य कानून के तरीके से इसमें बदलाव होते रहेंगे, इसमें संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना बड़ा जो है इसमें फेरबदल कर दिया गया। और जरा ध्यान में रखना है कि दरअसल जो है आपको बता दिया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की संरक्षक जो है वो नागरिकों का अगर मौलिक अधिकार का कहीं हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है या अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जब इसे कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया तो अब इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि आपका जो अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है उच्चतम न्यायालय में आप जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर के अब आप इससे जुड़ी जो है समस्याओं को लेकर के आप डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट के अंदर अपनी रीट आप दायर कर सकते हैं, यानी पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जा सकता है। तो दरअसल हम लोग देखते हैं अब जरा देखा जाए तो जब इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। एक चीज ध्यान देना है आपको कि देखिए
जब अनुच्छेद 19 और 31 अनुच्छेद को निरस्त किया जाता है तो इसे संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत संविधान के भाग 12 में नए अनुच्छेद 301 को शुरू किया गया और इसमें यह व्यवस्था दी गई कि किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति से बगैर कानून के उसकी संपत्ति से उसे वंचित नहीं कर सकते। इस प्रकार जो है संपत्ति का अधिकार अब जो है एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि यह मूल अधिकार अब नहीं रहा और ना ही जो है संविधान के मूल ढांचे का यह हिस्सा है, ना ही संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और ना ही अब मौलिक अधिकार रहा, बल्कि यह एक विधिक या कानूनी अधिकार का रूप ले लिया। अब इसके अंतर्गत हम लोग 3 बातें जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति जो है जो आपकी संपत्ति के अधिकार की है उसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, अगर कह रहा है कि उल्लंघन के मामले में यानी किसी भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का यदि उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्च न्यायालय ध्यान देना, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। यही बहुत बड़ा बदलाव आ गया। पहले आप अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते थे, यानी 1976 के पहले 44वां संविधान संशोधन होने से पूर्व ऐसा था। लेकिन जब इसे जो है अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, एक विधिक अधिकार दे दिया गया, तो आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। आप जो है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप उच्चतम न्यायालय में जा पाएंगे। दूसरा है, इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित या कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अब जो संपत्ति के अधिकार की स्थिति है वो ये कह रहा है कि इसे बिना संविधान संशोधन के, अब संविधान संशोधन नहीं करने की जरूरत है, संसद के साधारण कानून की तरह ही इसे नियमित कर सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं या इसे जो है निर्धारित किया जा सकता है। यानी संपत्ति के अधिकार में समयानुसार संशोधन संसद के एक साधारण कानून की तरह ही किया जाएगा। अब इसमें संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण, कोई राज्य यानी मीन्स देश या राज्य किसी राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले जो है क्या था कि हर्जाने की गारंटी थी। जब ये मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो क्षतिपूर्ति का हर्जाना मालिक को देना 100% की गारंटी थी। लेकिन अब जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर राज्य द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो आप हर्जाने यानी अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में, या आपसे अनुरोध किया जा रहा है तो आप हर्जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। जो नियम होगा, जो कायदे कानून होंगे उसके हिसाब से ही आपको जो है मतलब कहने का मतलब हर्जाना दिया जाएगा और हर्जाना के आप 100% हकदार हो, इसकी कोई गारंटी अब इस कानून के तहत नहीं है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक करें। और यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, आपने जो है तब तक हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।